नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अतुल आर्यस की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से। और अपने उन्हें कल तक जो टॉपिक किया था उसके बाद का जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव विकास। क्या रहेगा आज का टॉपिक? रहेगा जैव विकास। जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो जैव विकास बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपने को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से हम करेंगे। और फिर भी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैव विकास होता क्या है कि शुरू में जब पृथ्वी पे माना जाता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जब ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े जो है कोई ग्रह कोई कण ऐसे टकराए थे, उसके बाद बहुत गैसों का एक गुब्बार बन गया और लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा था लाखों वर्ष। और उसके दौरान ही छोटे छोटे जीवों का जन्म हुआ। उसमें गैसें थी, सल्फर थी, नाइट्रोजन थी, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर पानी बनाया, फिर वो जलवाष्प बन गई और ऐसे करके पूरी प्रक्रिया हुई थी, जिससे जो है सबसे पहले एक कोशिकीय जीव का जो है निर्माण हुआ था दोस्तों। तो आज चलते हैं, हमने जैव विकास के बारे में बात करेंगे और मेन इसके जो टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे अच्छे से। जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले जैव विकास में यह है कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक कोशिकीय जो बैक्टीरिया है और ये सब जीव बने थे। तो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा अधिकाधिक जीवों में उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। क्या होता है कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, जो है निम्न कोटि के जीवों की उत्पत्ति हुई दोस्तों। निम्न कोटि के जीवों की उत्पत्ति के बाद जैसे बैक्टीरिया हुआ, इस टाइप के जो जीव है, नीलहरित शैवाल, इन सब टाइप के जीव पहले बने। उसके बाद धीरे धीरे करके एक कोशिका से फिर द्विकोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जंतु बनते चले गए दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि जीव जंतु की जो रचना है, उसकी रचना के आधार पर, उसकी कार्यकी के आधार पर, रासायनिकी के आधार पर, उसका भ्रूणीय विकास, यानी कि उसका कोई भी जीव है उसका भ्रूण कैसे बनता है, उसकी भ्रूण का विकास कैसे होता है, इस आधार पर जो है विशेष क्रम में आपसी संबंध के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। कैसे? मान लीजिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे भ्रूणीय विकास देखें, सिर्फ एक चीज देखें तो आप देखेंगे कि जो मछली होती है या अन्य कोई भी जीव ले लीजिए आप, मछली है, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान है, इन सब का जो भ्रूणीय विकास है उसमें भ्रूण की जो पहली अवस्था है, उसके बाद कुछ अवस्थाएं धीरे धीरे चलते हुए आप देखेंगे कि उन अवस्थाओं में बहुत सी समानता होती है, लेकिन बाद में इनके जो भ्रूण है इनकी विशेषताएं अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन शुरू में जो इनका भ्रूणीय विकास है वो एक ही जैसा होता है दोस्तों। तो इसी हिसाब से माना गया कि जैव विकास हुआ है और ये एक ही तरीके के जैवों से या एक ही तरीके के जीवों से इनका विकास होता है और क्रमिक विकास ये चलता रहा है। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे लेमार्क, डार्विन, वेलेस और डीब्रिच, इन सब ने क्या किया कि जैव विकास के कुछ अपने अपने सिद्धांत दिए थे दोस्तों। जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्होंने अपने अपने संबंधों को दर्शाने वाले कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए, कोई अपने सिद्धांत दिए दोस्तों। इसके बाद क्या होता है कि वर्गीकरण प्रमाण इन्होंने दिए। और किस टाइप के प्रमाण थे कि उनमें वर्गीकरण वाले प्रमाण थे कि इनके जीवों का वर्गीकरण किस हिसाब से है, उस हिसाब से उन्होंने प्रमाण दिए कि जीवों का जो है जैव विकास हुआ है, एक ही तरीके के जीवों से इनका विकास हुआ। उसके बाद तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण दिए गए, अवशेषी अंगों के प्रमाण दिए गए, जिस प्रकार से अवशेषी अंग पाए जाते हैं मानव में भी पाए जाते हैं, अन्य भी जो जीव हैं उनमें पाए जाते हैं। उसकी आगे बात करेंगे डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में उसको पढ़ेंगे। उसके बाद पूर्वजता, यानी कि उसके पूर्वज कैसे थे, उसके तुलनात्मक प्रमाण दिए और तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण दिए। मैंने आपको बताया था भ्रूणीय विकास, इसको भ्रूणिकी भी बोला हुआ है, और भौगोलिक वितरण से भी इसका जो है प्रमाण दिया गया है दोस्तों। इसके बाद अनुवांशिकी, पशुपालन, उसके बाद रक्षात्मक स्वरूपता आदि का प्रमाण दिया गया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अंगों की। तो अंग यहाँ पर जो है वो क्या है, समजात अंग, 3 प्रकार के हैं, समजात अंग, समरूप अंग और अवशेषी अंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों समजात अंग की, होमोलोजियस ऑर्गन्स की। तो क्या होता है दोस्तों, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखते हैं, परंतु मूल रचना और भ्रूणीय प्रवर्धन में समान होते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जब उनका काम अलग अलग तरीके से बंट जाता है तो बाद में वो जो अंग हैं वो एक दूसरे से असमान हो जाते हैं, लेकिन उनका जो विकास है, उनका भ्रूणीय विकास देखा जाए या उनका प्रारंभिक विकास देखा जाए तो वो एक ही तरीके के होते। तो समजात अंग का मतलब ये है कि वो एक जैसे हैं, एक जैसे
पर उनका काम क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। अब ये नोट कर लेना कि एक जैसे होते हैं पर उनका काम कैसा होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। इसको आपको एक एग्जांपल भी दूंगा मैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, इनके मूल रचना और भ्रूणीय प्रवर्धन समान होते हैं तो ये समजात अंग कहलाते हैं। सील के फ्लीपर हुए, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांगे, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ, ये सारी क्या है, समजात अंग माने गए हैं दोस्तों। इनका भ्रूणीय विकास एक सा होता है और इन सब का कार्य अलग अलग होता है। ये अपने कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ समजात अंग क्या होते हैं। देखो समजात अंग आपको यहाँ पर दिए गए हैं, मैं हाथ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, हाथ या फिर उसको बोलते हैं अग्रपाद, ठीक है दोस्तों। अग्रपाद का एग्जाम्पल लेते हैं समजात अंग के लिए, होमोजिगस ऑर्गन के लिए। यहाँ पे हमने चमगादड़ का जो है एक पंख लिया है, या इसका ये बोलें कि अग्रपाद लिया। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एक हड्डी, ये एक हड्डी, 1 2 3 4 और ये 5, जैसे हमारे 5 उंगलियां होती है उसी प्रकार से इसकी भी 5 उंगलियां, लेकिन ये पंख है, उड़ने में काम लिया जाता है। और उसी के बाद अगर बात करें सील, यहाँ पे सील जो है उसमें भी देखिए 1 हड्डी, 2 हड्डी, उसके बाद ये 5 उंगलियां, ये भी अपने जैसे ही है, लेकिन उसका जो है पैर आप देख सकते हैं, लोयन का पैर हिस्सा होता है, लेकिन उसमें हड्डियां इसी तरीके से होती है, यानी कि इसका विकास तो एक ही तरीके से, लेकिन इसका काम क्या है, अपने हाथ से अलग है, इसलिए अलग तरीके की इसकी बनावट हो गई है दोस्तों, विकास हो गया है। इसके बाद देखिए शेर के जो पंजे में है, शेर में देखिए अग्रपाद में ये हड्डी और यहाँ पर जो है उंगलियां दिखेंगी आपको, ये भी समान रूप से विकसित दिखाया गया है। चिंपांजी में देखिए ये हड्डी, ये और यहाँ पर भी 5 उंगलियां, तो ये भी चिंपांजी का जो है वो भी समजात अंग है, हमारे हाथ के जैसा ही इसका अग्रपाद है। और ये आ गया इंसान का, तो इंसान के हाथ में भी देखिए आप यहाँ पर ये रहा, और आपको पता है कि आगे बताएंगे, आपने जो अस्थियां इनके बारे में नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगा। जैसे यहाँ पर ह्यूमरस अस्थि होती है, उसके बाद रेडियस होती है, उसके बाद यहाँ पे रेडियस होती है, उसके बाद उल्ना होती है, उसके बाद यहाँ पर कार्पल्स होती हैं और मेटाकार्पल्स, और ये सारी अस्थियाँ होती हैं। इसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे, अभी बात करनी थी हमें समजात अंगों की। तो समजात अंग मैंने बता दिया कि इनका जो काम की वजह से अलग अलग दिखने लगते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो है वो समान होती है, ठीक है दोस्तों। ये होते समान है, इनका काम अलग अलग होता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप समजात अंग को, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ये रहेगा समरूप अंग। क्या होता है समरूप अंग, देख लेते हैं दोस्तों। जैसे समजात में हमने याद रखा कि वो थे समान लेकिन उनका कार्य अलग अलग था, तो उसी के विपरीत समरूप अंग है, इनका क्या है दोस्तों, कार्य समान है, कार्य समान है लेकिन ये अलग अलग हैं, कार्य समान पर अलग अलग। दोस्तों इनका कार्य समान रहेगा लेकिन ये अलग अलग होते हैं। क्या होगा समरूप अंग के अंदर, देखिए ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोग हो जाते हैं, उपयोग हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, यानी कि इनका जो कार्य है समान कार्य के लिए इनका उपयोग होता है, इसलिए ये समान दिखाई देते हैं दोस्तों, लेकिन ये समान होते नहीं हैं। इनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो विकास है वो समान नहीं होता है। इनकी मूल संरचना और भ्रूणीय परिवर्तन अलग अलग होते हैं, परिवर्धन अलग अलग होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भिन्न होते हैं लेकिन इसको समरूप अंग कहते हैं क्योंकि ये इनका जो काम है वो एक जैसा रहता है दोस्तों, समान रहता है, ठीक है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपने, तितली और पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख। आपने देखा होगा कि तितली के पंख तो बिल्कुल पतले पतले कोमल कोमल होते हैं, उनमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। और पक्षियों के पंख मैंने आपको चमगादड़ का पंख भी दिखाया, पक्षियों का भी दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि पक्षियों के पंख में भी ऐसे ही जैसे अपने अग्रपाद में उंगलियों और हड्डियां होती हैं, वैसे ही उनके भी हड्डियां होती हैं दोस्तों, बस उनका काम अलग होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास समजात अंग हो जाते हैं। और यहाँ पर इनका काम समान है लेकिन ये अंग अलग अलग हैं, तो ये समरूप अंग हो गए दोस्तों। तो तितली के पंख और पक्षी के पंख में आपको फर्क मैंने बता दिया कि उसमें क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं, और तितली का पंख जो है वो हड्डियों से नहीं निर्मित होता है, लेकिन इनका कार्य क्या है दोस्तों, समान है, इसलिए ये समरूप अंग है। लेकिन इनकी जो बनावट है, इनकी जो उत्पत्ति है और इनका जो विकास है वो अलग अलग है। देखिए दोस्तों आपको इसका भी एक एग्जाम्पल या एक चित्र दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कोई भी मक्खी तितली है और उसका यहाँ पर हमें पंख दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारे पास बैट यानी कि चमगादड़ का पंख है, तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये इस प्रकार से, और ये हड्डियाँ हैं लेकिन इनमें कोई हड्डी नहीं है दोस्तों। ये हमारे पास मक्खी या तितली, इनकी जो इनके पंख होते हैं इनमें हड्डियाँ नहीं होती हैं, इनका काम तो एक ही है, क्या है, उड़ने का। कार्य समान है लेकिन अलग अलग होते हैं दोस्तों। चलिए देख ही लेते हैं अपने पास तितली के पंखों की रचना कैसे होती है। तितली के पंखों की रचना शरीर की भित्ति भंज के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, भित्ति भंज के द्वारा होती है दोस्तों, भित्ति
भंज के द्वारा इनका पंखों का निर्माण होता है, लेकिन उनका जो निर्माण है वो हमारे पास अग्रपाद से होता है। और पक्षियों के पंख की रचना इनके अग्रपादों के परों पर के द्वारा चमगादड़ के पंखों के निर्माण हाथ की 4 लंबी अंगुलियां तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से होता है। क्या होता है दोस्तों, तितली के जो पंख होते हैं वो किससे बनते हैं, भित्ति भंज के द्वारा बनते हैं, लेकिन जो पक्षियों के पंख है वो इनके अग्रपाद पर परों से बनते हैं। इसी प्रकार जो हमारे पास बैट है यानी कि चमगादड़ है, तो उसकी जो त्वचा है उससे जुड़कर उसके हाथ की जो चमड़ी है वो उसको पंख बना देती है दोस्तों। अब बात करते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी यानी कि जो वेस्टिजिकल होता है, हमारे पास जो वेस्ट होता है उसको अवशेष बोल सकते हैं। तो अवशेषी अंग यानी कि जो अंग काम नहीं आते हैं, जो वेस्ट अंग होते हैं उसको बोलते हैं अवशेषी अंग। अब आप कहेंगे अवशेषी अंग होते क्या हैं, चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है अवशेषी अंगों के अंदर। ये अंग क्या है, जीवों के पूर्वजों से पूर्ण विकसित होते हैं। ये जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, यानी कि हमारे कोई पूर्वज थे और हमारे पूर्वजों में जो अंग विकसित थे, लेकिन अब उन अंगों का कोई काम नहीं रह गया है, तो उनको बोलते हैं अवशेषी अंग। अगर उन अंगों का कोई काम नहीं है तो उनका विकास भी नहीं होगा दोस्तों। तो अवशेषी अंग इसी प्रकार से धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं अवशेषी अंगों का। देखिए, वातावरणीय परिस्थितियों के बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है। यानी कि अगर इसमें हमें जरूरत नहीं है तो इसका जो विकास है वो बंद हो जाएगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। दोस्तों क्या होता है, क्योंकि शरीर को इन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है तो शरीर इनका पोषण नहीं करता है। दोस्तों क्या होता है कि हमारे प्रत्येक शरीर के अंग को हमारा शरीर पोषण देता है। अगर हमारे आंख है तो आंख को इसका पोषण शरीर देता है, अगर दिमाग है, हाथ है, पैर है, इन सबको जो है शरीर पोषण देता है, तब ये काम करते हैं दोस्तों। लेकिन अवशेषी अंग क्या होता है दोस्तों, अवशेषी अंग हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, और आवश्यकता नहीं होती है तो शरीर उसके लिए काम करना बंद कर देता है दोस्तों। तो ये होते हैं अवशेषी अंग। जैसे आपने देखा होगा कि पहले क्या है कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज माना जाता है कि हम बंदरों से पैदा हुए हैं, ये सब माना जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूर्वजों से ही पूर्ण विकसित होकर हमें मिलते हैं। तो पूर्वजों में हमने क्या देखा कि पुष्ट शरीर की होती थी, यानी कि पूंछ होती थी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, तो हमारे मानव में पूंछ नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कई बार क्या है कि बच्चों के पूंछ होती है, ठीक है, तो वो कोई जीन एक्टिव हो जाता है और वो पूंछ आ जाती है, लेकिन बाद में वो पूंछ स्वतः ही झड़ जाती है, स्वतः ही खत्म हो जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं होती है और उसका पोषण नहीं होता है, और जैसे पोषण नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों अवशेषी अंग। तो आज हमने पढ़ा जैव विकास के बारे में, उसके समरूप अंग, उसमें समवर्ती अंग, समरूप अंग, हमने पढ़ा समजात अंग के बारे में, अवशेषी अंग के बारे में। दोस्तों अगर इतने मैटर में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम करेंगे, हमारे पास जो मेंडल ने दिए थे, जो डार्विन ने दिए थे, वो जैव विकास के नियमों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।